आन बान शान, जी हाँ यही है राजस्थान की असली पहचान। अपनी आन बान पर नाच करना और मर मिटना राजस्थान की शान रही है। ढेरों खूबियों की पगड़ी पहने और हजारों ख्वाहिशों की चुनरी ओढ़े ये राजस्थान अपने अतीत में राजतंत्र की कई यादें समेटे है। उन्नीस में देश आज़ाद हुआ और 1952 में आम चुनाव के साथ ही जनता के शासन की शुरुआत हुई। अब राजा रानियों के पेट से नहीं, मतपेटी से पैदा होने लगे। लेकिन ऐसा तब हुआ जब देश की सारी रियासतें एक हो गई, उनका वजूद खत्म हुआ और एक देश की परिकल्पना उभर कर आई और इसके सूत्रधार बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार पटेल की कोशिशें कामयाब हुई और देश की 562 रियासतें दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुल मिल गई। तिरंगे झंडे के आगे राजतंत्र के झंडे तो झुके, लेकिन कई जगह रियासती ठसक फिर भी बरकरार थी। लेकिन ये सब हुआ आजादी की एक लंबी लड़ाई के बाद। शौर्य और साहस की सरजमी राजपुताना में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आंदोलन चले। शाहपुरा के बारहट परिवार ने राजस्थान में 1857 की क्रांति के बीज बिखेरे, तो खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और माणिक लाल वर्मा जैसे आजादी के दीवाने स्वतंत्रता के समर को आगे बढ़ाते चले गए। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आउवा में क्रांति हुई और अलवर के नीमूचाना में लाल बाग के खिलाफ ग्रामीण उठ खड़े हुए। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह की लपटें पूरे देश में फैली, तो वागड़ में गोविंद गुरु की अगुवाई में सन 1913 में मानगढ़ में आजादी की खातिर अंग्रेजी सत्ता से लड़ते हुए 1500 आदिवासी शहीद हो गए। मेवाड़ और बांसवाड़ा डूंगरपुर के इलाके में किसानों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आदिवासियों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अगर आपने सुना हो तो जलियांवाला कांड से भी खौफनाक वाकया हमारे यहाँ बांसवाड़ा में हुआ, जहाँ पे बहुत से आदिवासियों को मार दिया गया। और उस प्रकार के आंदोलनों ने वहाँ पे एक तरह की जागृति का माहौल पैदा कर दिया था। और माणिक लाल जी वर्मा उस वक्त उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में ये जन जागृति के आंदोलन बहुत थे, तो वहाँ से कार्यकर्ता कांग्रेस के और दूसरे विचारधारा के लोग राजस्थान आ रहे। उनमें हीरालाल शास्त्री भी थे, माणिक लाल जी वर्मा भी थे। इन लोगों ने गांधीवाद की पताका यहाँ पे फहराई और गांधी जी का जो वर्चस्व था, गांधी जी के जो विचार थे, उस वक्त बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने मेवाड़ को तो पूरी तरह संगठित कर ही लिया था। यहाँ तक कि माणिक लाल जी वर्मा का सीमा क्षेत्रों में भी बहुत काम था। ये जितने भी रेगिस्तानी इलाके में सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी, लेकिन माणिक लाल जी वर्मा ने उन क्षेत्रों के विकास के बारे में बहुत लिखा है। और जब उनका वो एक तरह से राजस्थान के सच्चे मायने में गांधी थे और उनका परिवार अभी भी राजस्थान में ही है और उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए। आज़ादी से पहले ही रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग लगातार उठ रही थी। कुछ रियासतों ने अपने अंदाज में इसे लागू कर दिया, तो कहीं जनता ने आंदोलन कर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। राजपुताने में जन आंदोलन जोरों पर थे और दमन के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही थी। पराधीनता से बुरी तरह परेशान जनता लोकतंत्र के लिए लालायत थी। उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा था। जनता ही जनार्दन है, ये बात अब राजा महाराजाओं ने स्वीकार कर ली थी। लिहाजा वो लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति को तो तैयार थे, लेकिन चाहत ये भी थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका दखल खत्म न हो। दलील यही थी कि उनकी रियाया की बात उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई नहीं समझता। कुछ इसी तरह की दलीलों के साथ 1939 में बांसवाड़ा में, 1941 में मेवाड़ राज्य परिषद और टोंक में मजलिस आम ने भी अपने अपने तरीके से अपनी आवाम के हितों की बात पूरी शिद्दत के साथ सामने रखी। 1945 में ढूढ़ाड़ यानी जयपुर रियासत ने 2 सदन वाला विधानमंडल बनाया। एक को धारा सभा कहा गया तो दूसरे को नाम मिला प्रतिनिधि सभा का। इन दोनों सभाओं में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्यों को जगह दी गई। जब भारत आज़ाद हो गया तो पुनर्गठन का काम सरदार पटेल के नेतृत्व में हमारे यहाँ चालू हुआ और सरदार पटेल ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने के अंदर बड़ी भूमिका अदा की। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के गांधी कहे जा सकते हैं, माणिक लाल जी वर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो रियासतों को
इस बात के लिए राजी करें कि वो भारत संघ के अंदर विलीन हो। तो विलीनीकरण को अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी के साथ ऐसा किया था, स्वेच्छा का मुद्दा बना दिया था। तो स्वेच्छा का मुद्दा बनाने पर राजाओं के सामने एक ये आज़ादी थी कि वो भारत संघ में मिले या ना मिले। और ये जो बात थी, जनता में उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो दबाव बना करके ये कहें कि हम भारत संघ में मिलेंगे। इससे पहले 1941 में मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत में बनी प्रतिनिधि सभा में जो अधिकार मिले वो न के बराबर थे। उसके बाद 1944 में व्यवस्थापिका सभा की घोषणा की गई, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार करने से दो टूक इनकार कर दिया। उधर भरतपुर में भी 1943 में ब्रिज प्रतिनिधि सभा और झालावाड़ में विधान निर्मात्री परिषद का गठन किया गया। यानी हर तरफ बदलाव करवट ले रहा था और जनता के राज की दस्तक सुनाई पड़ने लगी थी। आजादी करीब थी और रियासतकालीन राजपुताना अब राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा था। राजा लोग जानते थे कि दुनिया में बदलाव आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनमत के आधार पर सरकारें चल रही थी। राजाओं ने अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करते हुए अपने राज्यों का विलय स्वेच्छा से कर दिया। 9 अगस्त 1942 का क्विट मूवमेंट था कि जिसी ने जो है मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, अलवर में, भरतपुर में जो है यहाँ के कई लोग जो है इसमें भाग लेने के लिए गए थे। कई लोग भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ के बाद जब उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया तो ये वर्मा जी और ये सभी लोग जो है आप देखेंगे इन सबको अरेस्ट किया गया था। और ये सब उस मूवमेंट की वजह से काफ़ी एक्टिवली जो है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि जुल्म तो सभी जगह होते थे, जोधपुर में भी थे, उदयपुर में भी थे, मारवाड़ में, सब जगह थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर जुल्म नहीं होते हों। जागीरदारों को इनका अलग अलग तरह के अत्याचार होते थे कि जिसको वर्णन किया जाना मतलब है कि शायद ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था कि आप सुन नहीं सकते। 1857 की क्रांति अपने अलग अलग अंदाज में आगे बढ़ रही थी। आज़ादी के दीवानों ने जिस तरह अपना बलिदान दिया, उस वजह से ब्रिटिश सत्ता की चूल्हे इस कदर हिली कि भारत आज़ादी की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन देश में सब कुछ सामान्य नहीं था। राजपुताना का इलाका अरावली के पश्चिम में बसा था। एक ओर मध्य भारत के नाम से उस वक्त मशहूर मध्य प्रदेश की सीमा सटी थी, तो दूसरी ओर उस वक्त का पंजाब यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पश्चिम में राजपुताना की सीमा सटी थी सिंध प्रांत से, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मौजूदा पाकिस्तान के सिंध से भौगोलिक नजदीकियां तब भी हकीकत थी और हकीकत है। ये वो दौर था जब सिंध और पंजाब के इलाके से कारोबार के रिश्ते ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। ब्रिटिश काल में इस इलाके को नाम दिया गया था राजपुताना एजेंसी। इस राजपुताना एजेंसी में कुल 18 रियासतें शामिल थी और साथ ही 2 ठिकाने यानी चीफशिप और ब्रिटिश सत्ता के सीधे अधीन डिस्ट्रिक्ट अजमेर मेरवाड़ा भी इसी राजपुताना एजेंसी का हिस्सा थे। अलग अलग हिस्सों में बिखरी इन रियासतों को एक करना ही अब सबसे बड़ा मकसद था। रियासतों के विलीनीकरण के साथ की जरूरी था उनका सीमांकन। विलीनीकरण के साथ ही लोगों और रिश्तों को सरहदों में बांटना एक बड़ी चुनौती थी और इसी को सुलझाना पटेल के लिए सबसे बड़ा काम था। बंटवारे का प्लान तय करने वाले लॉर्ड माउंटबेटन ने उस वक्त दलील दी थी कि कोई खून खराबा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी जोधपुर रियासत ने बंटवारे में उजड़े लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे हालातों में देश को एक धागे में पिरोने का काम अगर किसी के पास था तो वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनकी रणनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे उनके सहयोगी ब्यूरोक्रेट वीपी मेनन। कल तक हर दुख दर्द में शरीक रहे पड़ोसी को सरहद के उस पार कर देना न भौगोलिक रूप से संभव था और न ही सामाजिक और व्यवहारिक रूप से। न सिंध मारवाड़ और बीकाणा में जुदा होने की मनस्थिति में था और न मारवाड़ और बीकाणा सिंध से अलग होने की मनस्थिति में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए रिश्तों की इस डोर को कोट कर सरहदों में बांटना टेढ़ी खीर थी।
1949 में बने संविधान के हिसाब से राजपुताने से एक हुए राजस्थान में रियासतों का विलय सबसे बड़ी कामयाबी थी। हालांकि इसे करने में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को खासा पसीना बहाना पड़ा। एक तरफ मेवाड़ जैसी रियासतें अखंड भारत के सपने के साथ विलीनीकरण के लिए सहर्ष तैयार थी, तो कुछ रियासतें इसके लिए सहज रूप से मन नहीं बना पा रही थी। 80% हिंदू आबादी वाली जूनागढ़ गुजरात की रियासत कहीं पाकिस्तान की ओर रुख न कर ले, इस आशंका में डूबे पटेल ने रातों रात सेना की मदद ली और रायशुमारी के जरिए 99% जनता ने भारत के साथ आने का फैसला सुनाया, तो जूनागढ़ की रियासत को भारत में विलय का फैसला करना पड़ा। देश की सबसे अमीर हैदराबाद रियासत ने भी खुद को आजाद रखने का ऐलान किया, तो ऑपरेशन पोलो चलाकर उसे भी सेना के बूते काबू में कर लिया गया। राजस्थान में भी कुछ रियासतों ने नए भारत के आकाओं की रातों की नींद उड़ा रखी थी। ऐसे हालातों में देश को एक धागे में बांधने का काम अगर किसी के पास था, तो वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटेल की रणनीति के आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे ब्यूरोक्रेट वीपी मेनन। जोधपुर रियासत ने तो निश्चित रूप से ये फैसला कर लिया था कि हम लोग, वो ये चाहते थे कि हम लोग इस तरीके से इनके हाथों में नहीं जाएंगे, हम अपना स्वतंत्र वजूद बना के रखेंगे। या तो जिन्ना ने इन चारों रियासतों के लोगों को कहा था कि हम आपको स्वतंत्र स्वरूप, ऑटोनमस स्वरूप देंगे और आप हमारे साथ में मिल जाइए। और वो तीन को तो सरदार पटेल और उनके अनुयायियों ने, जो जिनको रियासती वो बना रखा था सेक्रेटरी, उन लोगों ने मैनेज कर लिया था। लेकिन जो चौथी रियासत थी यानी जोधपुर, ये मैनेज नहीं हो रही थी। और इनका लगभग ये था कि हम वहाँ उनके साथ में मिल जाएंगे और वो हमें स्वतंत्र कराएंगे। तो इनकी बड़ी बदनामी भी हुई बाद में, दबाव के साथ में, और सरदार की उसके साथ में उनकी फिर डेथ भी हो गई उड़ान के वक्त में, तब जाके ख़त्म हुआ है। तमाम दलीलों के बावजूद सच यही है कि राजशाही के दौर से निकलकर लोकशाही की सत्ता के नीचे और एक झंडे के तले आने को कोई भी राजा महाराजा राजी नहीं था। वजह थी सत्ता का विकेंद्रीकरण, जहां राजा जनता की मर्जी से तय होने थे। अब पूरा देश एक था, लेकिन कुछ रियासतें खुद का वजूद खत्म होता देख बेचैन थी। बेचैनी इस बात की भी थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अपनी रियासती हक को छोटे चश्मे से देखने का अंदाज खो रहे थे। पूरा देश एक था, लेकिन इतिहास बताता है कि राजपुताने की कुछ रियासतें अपनी आजादी को आसानी से खोने को तैयार नहीं थी। लेकिन जोधपुर ने ही साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर की और अपनी जनता के हक के लिए रियासत की ओर से कुछ शर्तें रखी। इधर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर यानी सरहदी रियासतों के मसलों को पटेल अपनी तरह से सुलझा रहे थे। उधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और टोंक की रियासतें भी राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। अलवर रियासत ने तो आजाद भारत के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस भी नहीं मनाया था। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर तो इतने असहमत थे कि विलय पत्र पर दस्तखत करते हुए ये तक कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उधर ज्यादातर राजा, ठिकानेदार, जागीरदार, सामंत इस फिराक में थे कि बस नए राजस्थान में कोई अहम ओहदा मिल जाए, ऐसा ओहदा जो राजगद्दी जाने के दर्द को कम कर सके, यानी राजतंत्र वाली ठसक लोकतंत्र में भी बनी रहे। अब राजस्थान आजाद भारत के नक्शे पर अपनी पहचान के साथ खड़ा था। सामंतवाद से उबरा नहीं था, मगर जनता को शासन सौंपने की मानसिकता में आ चुका था। फिर भी आजादी के वक्त एक राजा ने माउंटबेटन के सामने तान दी थी पिस्तौल, पटेल को मारने की धमकी भी दी। जिन्ना ने इस रियासत को अपने में मिलाने के लिए सामने रख दिया था कोरा कागज, और इसी रियासत के राजा ने आजादी के बाद कांग्रेस को दी थी कड़ी टक्कर। अब राजपुताने का अस्तित्व खत्म हो रहा था और देश के नक्शे पर एक प्रदेश उभर रहा था, राजस्थान। अलग अलग रियासतों को एक करना और सामंतों द्वारा अपना शासन छोड़कर जनता को शासन की कुंजी सौंपना सचमुच में आसान नहीं था। एक मायने में केवल 20% औपचारिक शिक्षा वाले समाज और सैकड़ों साल के विदेशी शासन और दमन के बाद आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी, और इसकी ओर पूरी दुनिया की निगाह भी थी। तारीख थी 17-18 मार्च और सन था 1948। भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली की 4 रियायतों और अलवर रियासत के नीम राणा ठिकाने ने साथ आकर एक प्रदेश बना लिया।
इस प्रदेश का नाम रखा गया मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश इसलिए क्योंकि वैदिक काल में इसी इलाके में मत्स्य राज हुआ करता था, जो 16 महाजनपदों को मिलाकर बना था। और इन जनपदों में शामिल थे जयपुर स्टेट, हिंडौन और अलवर समेत भरतपुर के कुछ इलाके। विराटनगर यानी आज का बैराठ उस जमाने में मत्स्य राज्य की राजधानी था। कई दलों से जुड़े राजनेता और गुजराती के जाने माने साहित्यकार, शिक्षाविद और हंस के संपादक रहे के.एम. मुंशी की सिफारिश पर ही 17-18 मार्च 1948 को बने इस नए प्रदेश को मत्स्य प्रदेश का नाम दिया गया और अलवर में इसकी राजधानी बनाई गई थी। जाहिर है इस दौर में तत्कालीन साहित्यकार और शिक्षाविदों को पूरा अधिकार के साथ शासन व्यवस्था को इतिहास, परंपरा और संस्कृति के आईने में देखने और सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में दखल का पूरा अधिकार था। मस्त राज्य बनने के सप्ताह भर बाद 25 मार्च 1948 को 9 रियासतों और एक ठिकाने ने मिलकर राजस्थान संघ बना लिया था। राजपुताना के दक्षिण पूर्व इलाके में बसी इन 9 रियासतों में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक सहित कुशलगढ़, बांसवाड़ा के ठिकाने शामिल थे। इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान भी कहा गया। इसका उद्घाटन समारोह हुआ और इसकी राजधानी बना चंबल के किनारे बसा हाड़ौती का केंद्र कोटा। एकीकरण का सिलसिला तेजी से जारी था। 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ यानी उदयपुर की 10 रियासतों और एक ठिकाने का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया और राजस्थान संघ का नाम बदलकर हो गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया और शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। माणिक्यलाल मेवाड़ के बड़े जन नेता थे तो गोकुल लाल असावा शाहपुरा रियासत के बड़े जन नेताओं में शुमार थे। इस संभाग में माणिक्यलाल वर्मा सबसे नेशनल मूवमेंट में भाग लेने वाले अग्रणी व्यक्ति थे, तो इनकी लीडरशिप को स्वीकार करने में किसी को कोई एतराज नहीं था और ये सर्वमान्य मान्यता थी कि भाई यही बनने चाहिए और इन्हीं का ही हक है। तो एक नेचुरल जो है उस रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ और उसके पहले प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर वही बने। अपनी आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए मशहूर मेवाड़ ने विलय के साथ ही संयुक्त राजस्थान को नई शक्ल दे दी थी। इतना ही नहीं, मेवाड़ ने विलय के साथ ही एकीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा दिया था। अपनी आन बान शान के लिए मशहूर मेवाड़ में त्याग और बलिदान की अद्भुत परंपरा तो रही ही है, जन आंदोलनों को प्रण और प्राण से सींचने का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में मिलने के साथ ही आखिरकार 30 मार्च 1949 को 14 रियासतों और ठिकानों के शामिल होने से वृहद राजस्थान बना। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को साथ मिलाकर बने इस वृहद राजस्थान की राजधानी बना जयपुर और महाराज प्रमुख बने उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया और उपराज प्रमुख को ओहदा मिला कोटे के महारावल भीम सिंह को। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। वृहद राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका अदा करने वाले लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल खास तौर पर खुद मौजूद रहे। नेहरू जी जब सम्मेलन में उदयपुर आए तो मेवाड़ के महाराणा ने एक इच्छा जाहिर करी, महाराणा भूपाल सिंह जी ने, कि भाई मैं माणिक्यलाल जी से कहा भाई मेरे को नेहरू जी से मिलना है, आप मेरी व्यवस्था करो। तो फिर नेहरू जी से पूछा, कहा मैं जरूर मिलूँगा उनसे, क्यों नहीं मिलूँगा मैं। तो दोनों के जो है जो मीटिंग प्लेस जो है
उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जैसलमेर लेक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, जिसका 90 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा है वो। तो वहाँ पर जो है उसकी पाल पे महाराणा साहब और जवाहरलाल जी नेहरू का जो है उनकी मीटिंग आयोजित की गई। राजपुताना के आबू और सिरोही की सीमाएं और सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात से मिलती थी, लिहाजा इन सरहदी इलाकों की जीवन शैली और संस्कृति एक जैसी थी। यही वजह रही कि आबू और सिरोही को राजस्थान में मिलाने को लेकर लंबी राजनीति चली। सरदार पटेल आबू और सिरोही की इन रियासतों को गुजरात में मिलाना चाहते थे, लेकिन वहां की जनता को राजस्थान से अलग होना मंजूर नहीं था। सिरोही के नेता गोकुल भाई भट्ट के लिए यह स्थिति धर्म संकट वाली थी, क्योंकि एक तरफ राजस्थान की राजनीति और सर्वोदयी आंदोलनों में उनकी अहम भूमिका थी, तो दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सरी के केंद्रीय नेता की इच्छा के खिलाफ जाकर उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी। लेकिन मामला जन भावनाओं का था, लिहाजा जनता की भावनाओं और राज्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आंदोलन किया गया और आबू व सिरोही को राजस्थान में मिलाने के लिए दबाव बनाया गया। चौतरफा दबाव और जन भावनाओं को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही आबू और सिरोही रियासतों का राजस्थान में विलय हो गया और इसी दिन राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया।